नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। राष्ट्र समर्पण की ओर से यह कोशिश होती है कि हम कुछ ऐसे मामले आपके बीच लाएं ताकि समाज सत्य और भ्रम के बीच का अंतर समझ सके। अभी पूरे देश भर में अनुच्छेद 142 चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे लेकर न्यूज चैनल, सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में रोज कुछ न कुछ छप रहा है। आज हम भारतीय संविधान के उन अनुच्छेदों पर गहराई से चर्चा करेंगे जो समय समय पर विवादों के केंद्र में रहे हैं, खासतौर पर अनुच्छेद 142 की, जिसके बारे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि यह लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल है। Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. यही कारण है कि अनुच्छेद 142 इन दिनों सुर्खियों में है। इसके साथ ही हम संविधान के अन्य विवादास्पद अनुच्छेदों जैसे अनुच्छेद 370, 356, 44 के बारे में भी यथासंभव आपको जानकारी देंगे। इन अनुच्छेदों ने न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बहसों को भी जन्म दिया है। तो आइए इस मुद्दे के हर परत को खोलते हैं और समझते हैं कि ये अनुच्छेद क्यों और कैसे विवादास्पद बने। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले को एक नया मोड़ देते हुए सर्वोच्च न्यायालय पर सीधा हमला किया। उन्होंने न्यायालय के व्यवहार को देखते हुए बड़ी बात कही। उन्होंने न्यायालय को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब सारे कानून न्यायालय ही बनाएगा तो पार्लियामेंट का काम ही क्या है। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। आखिर क्यों है इतना विवाद, तो चलिए आपको बताते हैं इन सारे विवादों का जड़ क्या है और कहां से शुरू हुआ। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 142 की, जो सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने की असाधारण शक्तियां देता है। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को मौजूदा कानूनों से परे जाकर कोई भी आदेश देने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कई ऐतिहासिक मामलों में हुआ है जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। मिसाल के तौर पर 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड से पीड़ितों के लिए मुआवजे का आदेश दिया। 1990 के दशक में अयोध्या राम मंदिर विवाद में कोर्ट ने इस अनुच्छेद का सहारा लिया था। हाल ही में चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ जिसमें धांधली के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया और इसका इस्तेमाल कर न केवल चुनाव रद्द किया बल्कि नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने का आदेश भी दिया। अनुच्छेद 142 के तहत IIM अहमदाबाद के एक अध्ययन में पता चलता है कि 1950 से 2023 तक सुप्रीम कोर्ट ने 1589 मामलों में अनुच्छेद 142 का जिक्र किया, जिसमें से 791 मामलों में इसका उपयोग भी कर डाला। लेकिन इसकी ताकत का दूसरा पहलू भी है। आलोचकों का कहना है कि अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को असीमित शक्तियां देता है, जिससे न्यायिक अतिरेक की स्थिति पैदा हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि न्यायिक अतिरेक क्या होता है। न्यायिक अतिरेक यानी जुडिशियल ओवररीच तब होता है जब न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है, उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करता है जो कार्यपालिका विधायिका के क्षेत्र में आते हैं। यह शक्तियों को पृथक्करण के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन करता है, जिसमें न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन बनाए रखने की बात कही गई है। उदाहरण के तौर पर जब अदालतें नीति निर्माण या कानून लागू करने जैसे कार्यों में हस्तक्षेप करती है तो इसे ही न्यायिक अतिरेक माना गया है। यह स्थिति लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकती है और अन्य संस्थाओं के कार्यों में बाधा डाल सकती है। यह बहस तब और भी तेज हो गई जब हाल ही में तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच विधेयक को मंजूरी देने के मामले में विवाद हो गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया। ऐसा तब हुआ जब तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित कई विधेयक को वहां के राज्यपाल RN रवि ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया। कोर्ट ने 10 नवंबर 2024 को अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर फैसला लेने के लिए 3 महीने की समय सीमा तय कर दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राज्यपाल किसी विधेयक को असंवैधानिक ठहराकर वापस भेजते हैं तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेनी होगी। बस यहीं से यह विवाद शुरू हो गया। इस फैसले ने न केवल कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव पैदा किया बल्कि
राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो के अधिकार को भी चैलेंज कर दिया। पॉकेट वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रख सकते हैं। इस फैसले के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से 17 अप्रैल 2025 को राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम में कड़ा रुख अपना लिया। उन्होंने अनुच्छेद 142 को लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल करार कर दिया। Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces, available to judiciary 24/7. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को निर्देश देना संविधान की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है और इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले कम से कम 5 जजों की बेंच के द्वारा लिए जाने चाहिए, न कि 2 जजों की बेंच के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मामले में भी 2 ही जजों के बेंच के द्वारा फैसला लिया गया। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के पद की गरिमा पर जोर देते हुए कहा कि राष्ट्रपति संविधान की रक्षा और संरक्षण दोनों की शपथ लेते हैं, जबकि जज और सांसद केवल संविधान का पालन करने का शपथ लेते हैं। President takes oath to preserve, protect and defend the Constitution. This oath is taken only by President and her appointees, the governors. Everyone, the Prime Minister, the Vice President, the ministers, the parliamentarians, the judges, they take oath to abide by the Constitution. But to defend the Constitution, to preserve the Constitution, to protect the Constitution, that is the oath of the President of India. उपराष्ट्रपति के इस बयान के बाद विपक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। कांग्रेस ने न्यायपालिका पर हमला बताया। हर मामले में टिप्पणी के लिए जग जाहिर प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि उपराष्ट्रपति का यह बयान असंवैधानिक है। डीएमके ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान को अनैतिक और लोकतंत्र के खिलाफ बताया। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की घटनाओं के बाद लोगों का विश्वास अपने ही लोकतंत्र और इस न्याय प्रणाली पर बढ़ेगा या घटेगा? क्योंकि बात तो सही है कि भारत का प्रथम नागरिक का दर्जा राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। ऐसे कई मामले होते हैं जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजा दे दी जाती है और राष्ट्रपति की ओर से उसे माफ कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि अंतिम अथॉरिटी राष्ट्रपति ही हुई। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट के जज, जिसे खुद राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, उन्हें भी इन्हीं जजों द्वारा निर्देशित करना कहाँ तक जायज होगा और ये कितना लोकतांत्रिक होगा? बात अनुच्छेद 142 की हो रही थी, तो आपको बता दें कि इसका इतिहास इसको और भी विवादास्पद बनाता है। उदाहरण के लिए 2016 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के मामले में केंद्र सरकार ने केवल राजमार्गों पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर इस प्रतिबंध को 500 मीटर की दूरी तक बढ़ा दिया। इस फैसले से हजारों होटल और उनके व्यापार प्रभावित हो गए। इसी तरह 2014 में कोयला खदान आवंटन रद्द करने और दिल्ली में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने जैसे मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग किया था। आलोचकों का तर्क है कि ये फैसले नीति निर्माण के दायरे में आते हैं, जो विधायिका और कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र है। तो सवाल उठना तो लाजमी है कि अगर इसी तरह से न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण होता रहेगा तो बाकियों का काम ही क्या बचा? जो बात गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी कही। खैर, आगे बढ़ते हुए यह भी सवाल उठता है कि अपने संविधान में सिर्फ 142 ही ऐसा अकेला अनुच्छेद है जो विवादास्पद है? तो जवाब है नहीं। भारतीय संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद हैं जो समय समय पर बहस के विषय बने हैं। आइए इनमें से कुछ प्रमुख अनुच्छेदों पर नजर डालते हैं। पहला है अनुच्छेद 370, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, जिसके तहत उसे अपनी विधायिका, संविधान और मामलों में स्वायत्तता प्राप्त थी। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया। इसके समर्थकों ने इसे राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में कदम बताया, जबकि विपक्ष ने संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन और स्थानीय लोगों के अधिकारों पर हमला करार कर दिया। यानी विपक्ष को कोई दिक्कत नहीं थी एक ही देश में 2 संविधान हो, 2 विधान हो, 2 निशान हो। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में इस फैसले को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया, लेकिन बहस आज भी जारी है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 356 की। तो इसका उपयोग राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए होता है। यह केंद्र सरकार को किसी भी राज्य में संवैधानिक मशीनरी के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है।
1950 से अब तक 134 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है, लेकिन कई बार इसे राजनीतिक हथियार के रूप में देखा गया है। उदाहरण के लिए 1970 और 1980 के दशक में विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कांग्रेस सरकारों ने अपने कार्यकाल के दौरान कुल 88 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया, जिसमें से सबसे अधिक 51 बार अकेले इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसके दुरुपयोग पर भी रोक लगाने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन यह अनुच्छेद आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। अनुच्छेद 44 की बात करें तो यह अनुच्छेद राज्य नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है और कहता है कि राज्य नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी धर्मों और समुदायों के लिए विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामले में एक समान कानून लागू करना है। कुछ लोग तो इसे समानता की दिशा में एक कदम मानते हैं, जबकि अन्य इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ, जिसने इस बहस को फिर से एक बार हवा दे दी। इनके अलावा कुछ अनुच्छेद भी विवादों में रहे हैं। अनुच्छेद 31C जो वर्ष 1976 में हुए 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया, कुछ लोगों ने इसे न्यायिक शक्ति पर हमला माना। अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, उसमें भी केशवानंद भारती मामले में 1973 में चर्चा में आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत ने संसद की संशोधन शक्ति को सीमित किया, जिसे कुछ लोग लोकतांत्रिक संप्रभुता पर अंकुश मानते हैं। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप का मानना है कि अनुच्छेद 142 जैसे प्रावधानों के लिए सख्त दिशा निर्देश बनाए जाने चाहिए, जैसे कि इसके तहत फैसले केवल 5 जजों की बेंचों के द्वारा ही ली जाए। वहीं अनुच्छेद 356 के मामले में बम्बई मामले के बाद इसके दुरुपयोग पर कुछ हद तक तो अंकुश लगा, लेकिन राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका आज भी बनी हुई है। अनुच्छेद 44 के लिए विशेषज्ञों का कहना है कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पहले व्यापक सामाजिक सहमति जरूरी है। आपको एक बार फिर से बता दें कि संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में चर्चा के बाद 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया था। आज जब हम इस संविधान के अनुच्छेद 142, 370, 356 और 44 पर बहस करते हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या ये प्रावधान लोकतंत्र को मजबूत करते हैं या कमजोर? क्या न्याय और समानता के लिए जरूरी है या इनका दुरुपयोग सत्ता के संतुलन को बिगाड़ रहा है? इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ बदलते भारत की जरूरतों को दर्शाता है। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारी कोशिश थी कि आप तक कुछ ऐसी जानकारी पहुंचा सके जो आपके लिए बेहद जरूरी है। आपके सुझाव हमारे लिए आशीर्वाद हैं, तो आप अपने सुझाव हमें जरूर दें। तब तक के लिए आपका आभार एवं धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।